नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है हमारे खान-पान से, हमारी सेहत से और एक कहना चाहिए वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। मतलब क्या हो अगर हम ये कहें कि 25 की उम्र के बाद जो हम खाते-पीते हैं, जिसे हम शायद हेल्दी भी समझते हों, वो असल में उतना फायदेमंद ना हो। ये सारी बातें हमें मिली हैं स्वास्थ्य समृद्धि बाय सुजॉय चौधरी नाम के यूट्यूब चैनल के एक वीडियो से। वीडियो का टाइटल है व्हाट आर ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो हाँ, स्रोत हमारा ये यूट्यूब वीडियो है। इसमें खाने की आदतें, सेहत और ऑटोफेजी जैसे कुछ साइंटिफिक बातों पर चर्चा है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो का जो मुख्य संदेश है खाने के पैटर्न को लेकर उसे समझें, और ये भी कि भाई शारीरिक विकास रुकने के बाद भी वैसे ही खाते रहने में क्या दिक्कतें हैं, और ये जो रुक रुक कर उपवास या ऑटोफेजी है इसके क्या फायदे हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प उदाहरण से जो वीडियो में दिया गया है। मान लीजिए कोई अपना घर बनवा रहा है, नींव खुद गई, खूब सारा सामान आ गया, ईंट, रेत, सीमेंट, सरिया, सब धीरे धीरे मंजिलें बन रही हैं। 1, 2, 3 जितनी भी बननी है, घर बन रहा है, सामान लग रहा है, सब ठीक है। फिर घर पूरा तैयार हो गया, खिड़की, दरवाजे, पेंट, फर्नीचर सब लग गया, गृह प्रवेश भी हो गया। अब सोचिए जरा, घर पूरा बनने के बाद भी क्या उसी रफ्तार से उतनी ही मात्रा में ईंट, रेत, सीमेंट वगैरह खरीदते रहना समझदारी है? वो सामान कहाँ जाएगा? पहले बाहर जमा होगा, फिर शायद अंदर भी। तो वीडियो यही सवाल पूछता है, कहीं हम अपने शरीर के साथ रोज यही गलती तो नहीं दोहरा रहे? ये उदाहरण वाकई बहुत अच्छा है और बिल्कुल सटीक बैठता है मानव शरीर के विकास पर। जैसा वीडियो में बताया गया है, करीब करीब 25 साल की उम्र तक हमारा शरीर तेजी से बढ़ता है, विकास करता है। ये एक तरह से निर्माण का दौर है और इसके लिए हमें बहुत सारी सामग्री चाहिए, यानी भोजन। हम खाते भी हैं, शरीर उसे इस्तेमाल भी करता है, पचाता भी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन जब ये विकास वाला फेज मान लीजिए 25 के आसपास पूरा हो जाता है, तो शरीर का मुख्य काम निर्माण से बदलकर रख रखाव यानी मेंटेनेंस का हो जाता है। अब अगर हम तब भी उतनी ही निर्माण सामग्री मतलब उतना ही भारी भोजन जुटाते रहें तो दिक्कतें शुरू होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बने बनाए घर में फालतू का सामान भरने लगे। हाँ, और वीडियो इसी बात पर जोर देता है कि 25 के बाद भी अगर हम वही भारी खाने की आदतें बनाए रखते हैं तो फिर स्वास्थ्य समस्याएं आने लगती हैं। शरीर पहले तो उस एक्स्ट्रा सामान को बाहर जमा करता है, मतलब वजन बढ़ना, मोटापा, फिर धीरे धीरे वो अंदरूनी अंगों में भी जमा होने लगता है, जो और भी खतरनाक है। वीडियो में एक बंगाली कहावत भी बताई गई है। बेशी खाइले बेशी रोग, कम खाइले कम रोग। मतलब सीधा सा है, ज्यादा खाओगे ज्यादा बीमारियां होंगी, कम खाओगे कम बीमारियां होंगी। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर क्या ये इतना ही सीधा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम लोग और कई बार स्वास्थ्य पेशेवर भी इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए क्या खाएं, लेकिन वीडियो इस तरह से इशारा करता है कि हम इस पर शायद कम सोचते हैं कि क्या न खाएं, या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कितना न खाएं। वीडियो में ये भी जिक्र है कि डॉक्टर्स भी कभी-कभी कुछ चीजें जैसे एनिमल प्रोटीन है या डेयरी उत्पाद हैं, उन्हें कम करने की सलाह देने में हिचकाते हैं। शायद इसलिए कि मरीजों को खाने पर रोक टोक पसंद नहीं आती। वो सोचते हैं चलो दवा ले लेंगे, आदतें बदलना मुश्किल लगता है। तो ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। बिल्कुल। और एक और बात जो वीडियो में पूछी गई है वो मुझे बड़ी हैरान करने वाली लगी। सवाल है, क्या भोजन हमें हमेशा ताकत देता है या कभी-कभी हमारी ताकत छीन भी लेता है? ये सुनने में अजीब लग सकता है ना। वीडियो में उदाहरण दिए हैं पहलवानों के। क्या वो कुश्ती लड़ने से ठीक पहले पेट भरकर खाते हैं? शायद नहीं। या जैसे डांसर हैं जिन्हें स्टेज पर घंटों एनर्जी चाहिए, क्या वो परफॉर्मेंस से पहले भारी खाना खाते हैं? नहीं। या अपने स्कूल के दिनों को याद करें। इम्तिहान वाले दिन क्या घर वाले भारी पराठे खिलाकर बेचते थे? नहीं ना, हल्का खाने को कहा जाता था। तो सवाल उठता है कि अगर ज्यादा खाना ज्यादा एनर्जी देता तो इन मौकों पर लोग भारी खाने से बचते क्यों? के लिए ऊर्जा तो भोजन से ही मिलती है, लेकिन वीडियो का तर्क ये है कि भारी भोजन को पचाने की जो प्रक्रिया है उसमें खुद बहुत ऊर्जा खर्च होती है। तो हो सकता है कि बहुत भारी खाना खाने के तुरंत बाद आपको ताजगी महसूस होने के बजाय सुस्ती लगे, क्योंकि शरीर की काफी शक्ति तो उसे पचाने में ही लग गई। तो मुद्दा शायद ये नहीं है कि भोजन अच्छा है या बुरा, बल्कि ये है कि हमें कब,
कितनी ऊर्जा चाहिए, किस काम के लिए चाहिए और उसके लिए हम कितना और किस समय खा रहे हैं। ये मात्रा और समय दोनों का संतुलन जरूरी है। ठीक है, तो ये बात समझ आती है कि शायद हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, खासकर 25 के बाद। और ये भी कि भारी खाना शायद तुरंत ताकत देने के बजाय ले लेता है। तो अब आते हैं उस वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट पर जिसका जिक्र वीडियो में है, ऑटोफेजी। वीडियो में 2016 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज जीतने वाले जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी, उनके काम का जिक्र है। डॉक्टर ओसुमी सेल बायोलॉजिस्ट हैं, यानी कोशिका विशेषज्ञ। और ये जो शब्द है ऑटोफेजी, इसका लिटरल मतलब है खुद को खाना। अभी सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। हाँ, शब्द का अर्थ थोड़ा अजीब जरूर है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही आकर्षक और जरूरी है। ऑटोफेजी असल में हमारे शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक रीसाइक्लिंग और सफाई की प्रक्रिया है। सोचिए, हमारे शरीर में हर रोज लाखों कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी होती हैं, खराब होती हैं, मर जाती हैं। ऑटोफेजी वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए शरीर इन बेकार, खराब या मरी हुई कोशिकाओं को पहचानता है, उन्हें तोड़ता है और उनके जो काम के हिस्से हैं उन्हें या तो नई कोशिकाएं बनाने में इस्तेमाल कर लेता है या फिर उनसे ऊर्जा बना लेता है। ये शरीर का अपना कचरा प्रबंधन सिस्टम है, कह सकते हैं। वीडियो के अनुसार जब हम लगातार खाते रहते हैं, मतलब शरीर को बाहर से भोजन मिलता रहता है, तो ये सफाई वाली प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है या दब जाती है। लेकिन जब हम कुछ घंटों के लिए उपवास करते हैं, शरीर को बाहर से भोजन नहीं मिलता, तब ये ऑटोफेजी की प्रक्रिया तेज हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बाहरी दवा या इलाज नहीं, बल्कि शरीर का अपना ही अंदरूनी तरीका है खुद को स्वस्थ रखने का। अच्छा, तो ये शरीर की अपनी अंदरूनी सफाई कर्मचारी टीम है। तो फिर डॉक्टर उसूमी के शोध और वीडियो के हिसाब से इस ऑटोफेजी के सक्रिय होने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? वीडियो में कई संभावित फायदे गिनाए गए हैं। उन्हें हम कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला तो है सेल्यूलर लेवल पर, मतलब कोशिकाओं के स्तर पर। ये मरी हुई खराब कोशिकाओं को हटाता है। ये शरीर का कचरा साफ करने जैसा है। इससे शरीर में सूजन कम हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। और अगर कोई बीमारी पहले से है तो उसकी बढ़त को धीमा कर सकता है। अच्छा, कैंसर तक पे असर? हाँ, मतलब ये कोशिकाओं की सफाई से जुड़ा है, तो इसका असर कई जगह देखा जा सकता है। दूसरा है पूरे शरीर पर असर। जैसे ये इम्यून सिस्टम को संतुलित करने में मदद कर सकता है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो भी, और अगर ज्यादा सक्रिय है जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों में तो भी। पाचन तंत्र पर बोझ कम होने से ऊर्जा का स्तर बेहतर महसूस हो सकता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। और तीसरा है मेटाबॉलिज्म और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर असर। जब शरीर ऊर्जा के लिए जमा चर्बी का इस्तेमाल करता है तो वजन घटाने में मदद मिलती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो सकती है, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार, और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी इसकी भूमिका बताई गई है। संक्षेप में कहें तो ये शरीर के मेंटेनेंस मोड को और बेहतर बनाता है। अरे वाह, ये फायदे तो काफी प्रभावशाली लग रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस ऑटोफेजी प्रक्रिया को हम सक्रिय कैसे करें? वीडियो में क्या तरीका बताया गया है? वीडियो में इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रुक रुक कर उपवास रखने का जिक्र है, खासतौर पर 16-8 विधि का। इसका मतलब है कि दिन के 24 घंटों में से लगातार 16 घंटे कुछ नहीं खाना। हाँ, पानी पी सकते हैं, शायद बिना चीनी की ब्लैक कॉफी या चाय भी। और बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं उसी दौरान अपना दिन भर का खाना खा लेना है। अच्छा, 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खाने का समय। हाँ, जैसे कोई सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही खाए, या दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे के बीच, बाकी 16 घंटे पेट खाली। वीडियो ये भी याद दिलाता है कि उपवास कोई बिल्कुल नई या अनोखी चीज नहीं है। ये तो दुनिया भर की कई पुरानी सभ्यताओं और धर्मों का हिस्सा रहा है, जिसे पहले लोग शायद सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक नजरिए से देखते थे। अब डॉक्टर ओसुमी जैसे वैज्ञानिकों के काम से उसे एक वैज्ञानिक आधार भी मिल रहा है। तो ये 16 घंटे का उपवास, ये काम कैसे करता है? मतलब शरीर में होता क्या है इस दौरान? हाँ, इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। जब आप लगभग 12-14 घंटे या उससे ज्यादा कुछ नहीं खाते, तो आपके खून में शुगर का लेवल, ग्लूकोज, कम होने लगता है।
इंसुलिन हार्मोन भी कम हो जाता है। अब शरीर को ऊर्जा के लिए कोई दूसरा स्रोत ढूंढना पड़ता है। यहीं पर ऑटोफेजी तेज होती है। शरीर अपनी पुरानी बेकार कोशिकाओं को तोड़कर उनसे ऊर्जा और जरूरी सामान जुटाना शुरू करता है। और जब उपवास थोड़ा और लंबा खिंचता है और बाहर से खाना नहीं आ रहा, तो शरीर अपनी जमा की हुई चर्बी को तोड़ना शुरू करता है। उससे कीटोन बॉडीज बनती हैं, जिन्हें शरीर और खासकर दिमाग ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरह से ये शरीर को मौका देता है अपना कचरा साफ करने का और जमा चर्बी को जलाने का। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये शायद हमारे उन पूर्वजों के जीने के तरीके के ज्यादा करीब है, जिन्हें शायद रोज 3 वक्त का पका पकाया खाना नहीं मिलता था। उनके शरीर को ऐसे उपवास के पीरियड्स की आदत थी। ये सब सुनने में तो काफी लॉजिकल और फायदेमंद लग रहा है, लेकिन क्या इसे कोई भी बस ऐसे ही शुरू कर सकता है? वीडियो में कुछ चेतावनियों का भी जिक्र था, है ना? बिल्कुल, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो इस पर काफी जोर देता है। कुछ जरूरी चेतावनियां हैं। पहली बात तो ये कि ये वीडियो या हमारी ये बातचीत भी कोई मेडिकल सलाह नहीं है। इसे साफ समझना होगा। वीडियो बनाने वाले सुजॉय चौधरी खुद कहते हैं कि वो डॉक्टर नहीं, न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और वो अपनी जानकारी और अनुभव साझा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। दूसरी बात, किसी भी तरह का उपवास या खाने पीने में बड़ा बदलाव करने से पहले, खासकर अगर किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी या कोई दवा चल रही है, तो अपने डॉक्टर या किसी क्वालिफाइड हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी, खास तौर पर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी दवा की पुरानी डोज ही लेता रहे, तो शुगर या बीपी खतरनाक स्तर तक गिर सकता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया या लो बीपी कहते हैं। इसलिए डॉक्टर की देखरेख में दवा की डोज को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। ये तो बहुत गंभीर बात हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और चौथी बात, किसी भी दवा को, खासकर इन बीमारियों की दवाओं को खुद से अचानक बंद नहीं करना चाहिए। कोई भी बदलाव धीरे धीरे और डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। ये चेतावनियां वाकई बहुत बहुत जरूरी हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सुना और कल से शुरू कर दिया। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर इंसान का शरीर अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति अलग है। वीडियो का ये संदेश बहुत साफ है कि जहां एक स्वस्थ व्यक्ति इसे शायद आसानी से आजमा सकता है, वहीं किसी भी मौजूदा स्वास्थ्य समस्या वाले व्यक्ति को बहुत सावधानी और पेशेवर मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और ये असल में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आज के समय में जहां इतनी जानकारी उपलब्ध है, हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर खुद प्रयोग करने और विशेषज्ञों की सलाह मानने के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का, इस वीडियो के संदेश का एक निचोड़ निकालें तो क्या कह सकते हैं? ऐसा लगता है कि मुख्य बात यह है, हमारे शरीर का जब विकास पूरा हो जाता है, लगभग 25 की उम्र के बाद, तो हमें अपने भोजन की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। विकास के दौर की तरह ही खाते रहना उस घर जैसा है जिसमें बनने के बाद भी ईंट सीमेंट भरा जा रहा हो। ये वजन बढ़ाता है, बीमारियों को बुलाता है। भोजन की मात्रा कम करना और खासकर इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे तरीकों से शरीर को नियमित रूप से आराम और सफाई का मौका देना, यानी ऑटोफेजी को सक्रिय करना, ये वजन संभालने में, बीमारियों से बचने में और शायद उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी करने में भी मददगार हो सकता है। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए इसका क्या मतलब हुआ? संक्षेप में कहें तो ये चर्चा हमें अपने स्वास्थ्य को एक अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। सिर्फ इस पर ध्यान देने के बजाय कि क्या खाएं, ये इस पर जोर देती है कि कब खाएं और कितना खाएं, खासकर वयस्क होने के बाद। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऑटोफेजी जैसा एक वैज्ञानिक आधार है, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता शोध का भी समर्थन है। ये एक तरह से शरीर की अपनी जो अंदरूनी समझ है उसका सम्मान करना है, उसे अपना काम करने का मौका देना है, ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। बिल्कुल, वो घर वाला उदाहरण फिर से याद आ गया। घर बन गया, मेंटेनेंस पे ध्यान दो, न कि और सामान भरने पर। शरीर का भी शायद यही हिसाब है। और अब जब हम इस बातचीत के अंत में हैं, तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी स्रोत से उपजता है। वीडियो ये कहता है कि हमारी आज की खाने पीने की आदतें मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की के बावजूद बढ़ती बीमारियों की एक वजह हो सकती हैं। तो क्या हमारे आधुनिक जीवन के कुछ और पहलू भी हैं, जैसे हमारे सोने जागने का तरीका,
लगातार बना रहने वाला तनाव या दिन भर बैठे रहने की आदत, क्या ये सब भी हमारे शरीर के उस डिज़ाइन से टकरा रहे हैं जो हज़ारों सालों में विकसित हुआ है? और क्या इन टकरावों को समझना सिर्फ खाने पीने में बदलाव से आगे जाकर हमें बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में कुछ नए और गहरे रास्ते दिखा सकता है?